अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रिंजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मेरे बेटे, जैसा कि आपके सामने है कि आपकी मैथ्स की न्यू बुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स आ चुकी है और मैंने कोशिश की है कि जितने चैप्टर्स आपके इस बुक में हैं इनके एमसीक्यूज़ का एक सिलसिला शुरू किया जाए और उनको समझाया जाए और एक कंप्लीट लेक्चर्स बनाए जाएं, वीडियो लेक्चर, जो कि आपको इन एमसीक्यूज़ को समझने में हेल्प करें। तो इस सिलसिले में बेटे मैं आज आपके सामने आपका चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स बुक का, कराची बोर्ड की, और इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इनके एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन लेकर आज हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इसकी अहमियत को समझेंगे और ये पैकेज आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। अब इसको फ्रेश करेंगे हम, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपकी नज़र अपने एग्ज़ाम पर होंगी और अपने टारगेट पर नज़र रखे होंगे और आप भरपूर एफर्ट कर रहे होंगे। तो आइए मेरे बेटे कि आज हम यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज़ का आगाज़ करते हैं। तो बेटे पहला सवाल आपके सामने आ गया है यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज़ का। आइए सवाल को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। सवाल क्या कह रहा है। एक मैट्रिक्स ए जिसमें m रॉज हों और n कॉलम्स हों तो उसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा। यानी मैट्रिक्स में रॉज की तादाद जिसने दी दी है आपको m और कॉलम दे दिए हैं n, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपसे मांगा जा रहा है। इसके लिए आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि किसी मैट्रिक्स का जब ऑर्डर लिखा जाता है तो उसका अंदाज़ ये होता है कि पहले नंबर ऑफ़ रॉज लिखी जाती हैं, फिर मल्टीप्लाई साइन, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स आते हैं। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स में m रॉज हैं और n कॉलम्स हैं। तो अगर इसका ऑर्डर हम बनाएंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल समझाइए कि अगर कोई मैट्रिक्स हो और उसको ऑर्डर तैयार करना हो तो जैसे आप ये देखेंगे इसमें 2 रॉज हैं, नंबर ऑफ रॉज 2 हो गई, कॉलम 2 हो गए, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2, ये इसका ऑर्डर है। और अब ऐसे ही अगर एक मैट्रिक्स दिया हो कि जिसमें 2 रॉज, यानी यहाँ पर 3 रॉज हैं और 2 कॉलम हैं, तो गिन लीजिए 1 2 और 3। हॉरिजेंटल क्या होती हैं, रॉज होती हैं, तो 3 रॉज आ गई, और कॉलम्स वर्टिकल होते हैं, 2 कॉलम आ गए। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया 3 इंटू 2, यानी रॉज पहले लिखनी है, कॉलम बाद में लिखने हैं। तो मकसद यही था कि इस एमसी के जरिए आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझाया जाए। तो आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पहला ऑप्शन करेक्ट है कि इसमें m रॉज थी और n कॉलम थे, तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा m इंटू n। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। याद रहे कि जो भी मैं एडिशनल बातें समझा रहा हूँ आपको, वो सिर्फ आपको समझने के लिए हैं। एमसीक्यू जो एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे और एक ऑप्शन आपको वहाँ पर पिक करना होगा। लेकिन मकसद हमारा यही है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हों और जितना बेहतर अंदाज में ये समझ में आएंगे उतना बाद में आपके लिए आगे इन फ्यूचर आसानी हो जाएगी। तो आइए अगले सवाल को पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स इसका ऑर्डर दिया हुआ है m मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर्ड, यानी कि ऑर्डर आपको दे दिया गया है और इसमें m रॉज हैं और m कोई भी नंबर हो सकता है जो यहाँ पे हमें दिया हुआ नहीं है, और एक कॉलम है। देखें रॉ पहले आती हैं, कॉलम बाद में आते हैं। यानी बात ये क्लियर हो रही है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स में एक कॉलम कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो इसलिए इस मैट्रिक्स के अंदर रॉस तो m हैं मगर कॉलम एक ही है, इसलिए ये मैट्रिक्स कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि m मल्टीप्लाई 1 मीन्स कि मैट्रिक्स के पास एक कॉलम है। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है, इसमें एक ही कॉलम है, रॉज भले से 3 हो मगर ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो इस ब्लैंक का आंसर कॉलम मैट्रिक्स ही आएगा। ऐसे ये भी देख लीजिए आप कि इसमें भी एक ही कॉलम है। तो यहाँ ये समझाया गया कि अगर किसी मैट्रिक्स में रॉज एक से ज़्यादा हो मगर कॉलम जो है एक ही हो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर दिया हुआ था कि m मल्टीप्लाई 1, तो m कोई भी नंबर हो सकता है और कॉलम एक ही है, तो इट मीन इसलिए कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। आई होप बात क्लियर हो गई होगी।
तो आइए बेटा चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज में नंबर 3 पर हम लोग आ गए हैं और इस सवाल को आराम से पढ़ते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है। पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए के बारे में बात की जा रही है। याद रहे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रॉज और कॉलम की तादाद सेम होती है, इक्वल होती है। तो अब ये एक मैट्रिक्स ए है जिसमें रॉज और कॉलम बराबर हैं। आगे उस मैट्रिक्स के अंदर जो उसके एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल ए, आई और जे वहाँ पे रॉज और कॉलम को शो कर रहे हैं। तो अब ये जनरल फॉर्मेट उन्होंने ऐसे लिख दिया है। अब आगे उन्होंने बताया कि अगर तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो के इक्वल हो जाएं ए आई जे, जब आई नॉट इक्वल टू जे यानी रॉज और कॉलम का नंबर बराबर ना हो, उस वक्त हर जगह जवाब क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। और जब आई और जे बराबर हों उस सूरत में ये ज़ीरो नहीं आएगा बल्कि के आएगा। के कोई भी एक ऐसा नंबर जो कांस्टेंट है, ज़ीरो के अलावा है, स्केलर है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा समझने वाला एमसीक्यू है मेरे बेटे, घबराइए नहीं। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ऑप्शंस अभी हम देखेंगे कैसे वेरीफाई हो रहा है। आइए यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो मेरे बेटे नाम सुना हुआ होगा आपने कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है और इसमें जो डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, वो बन जाते हैं स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें डायगोनल के एलिमेंट के अलावा बाकी सारे मेंबर क्या हों, ज़ीरो हों। तो जैसे एग्जांपल ये दे रहे हैं कि स्केलर मैट्रिक्स एग्जांपल। अब आप इसको भी समझें जो ऊपर दिया हुआ है कि भाई ये जो पोजीशन है, आपने कोफैक्टर वाला सवाल पढ़ा होगा, A11 ए, ये पोजीशन है, ये A22 है और ये पोजीशन A33 है। तो जब आपके पास रो और कॉलम इक्वल होंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है आई और जे बराबर, तो जवाब आपके पास एक कांस्टेंट आ रहा है। जैसे यहाँ ए लिखा हो तो इन्होंने यहाँ के दिया हुआ है। और जब रो और कॉलम के नंबर इक्वल नहीं होंगे तो हर बार जवाब क्या आ रहा है, 0 0। तो देख सकते हैं ये पोजीशन है A12, ये पोजीशन है A13, ये पोजीशन है A21, ये पोजीशन है A23, ये A31, A32। यानी जब जब आई और जे अनइक्वल हैं हर बार वो जवाब क्या दे रहा है, 0। और जब आई और जे इक्वल हैं तो आपको जवाब दे रहा है कांस्टेंट। तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। देखिए यहाँ देखें कि इसमें भी कि जब आपके पास ये पोजीशन आ रही है तो ये है A11 और ये पोजीशन A22। जब आई और जे के नंबर इक्वल हैं कोफैक्टर में तो जवाब क्या आ रहा है, के आ रहा है। और जब आई और जे के नंबर इक्वल नहीं हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 0। तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। यानी एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें आप कि यहाँ पर ऑप्शन में डायगोनल मैट्रिक्स भी दिया हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है, स्केलर। कि स्केलर के अंदर एक खास बात होती है कि डायगोनल के एलिमेंट सारे क्या हो जाते हैं, सेम। तो इन्होंने कहा सारे क्या हो गए कि, इसलिए ये तमाम एग्जाम्पल्स जो आप देख रहे हैं ये सारी स्केलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हैं और ये सवाल को समझाने में हेल्प कर रही हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस सवाल का, स्केलर मैट्रिक्स का करेक्ट ऑप्शन। ये डायगोनल कब होता कि जब एलिमेंट डिफरेंट होते डायगोनल के और बाकी सब 0 होते तो वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अभी इसमें क्या आएगा, स्केलर मैट्रिक्स का करेक्ट आंसर। तो आई बेटा नंबर 4 एमसीक्यू सामने आ गया है। एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है जिसका एक ही एलिमेंट है जिसमें नंबर 7 आ रहा है। तो अब सवाल क्या कर रहा है कि मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, आप बताइए, स्क्वायर मैट्रिक्स है या रॉ मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है या ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो बहुत ही ईजी मेरे बेटे। जैसे कि आप देखें 7 में अगर एक एलिमेंट दिया हो तो एक ही रॉ है, इसके अंदर एक ही कॉलम है और रॉ और कॉलम बराबर भी हैं। तो इसलिए तीनों प्रॉपर्टीज में पाई जाती हैं। तीनों आंसर आपके करेक्ट होंगे इसमें। जैसे समझाया जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ रॉज इसमें कितनी है, एक ही है, तो ये रॉ मैट्रिक्स भी होगा। ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसमें, तो एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। और क्योंकि रॉज और कॉलम की बराबर है इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। क्योंकि इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 1 × 1। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है कि इसमें रॉ और कॉलम बराबर हैं, ये रॉ मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो नंबर 5 एमसीक्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और आइए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी समझाई जा रही है ट्रांसपोज की। कि यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपके सामने यहाँ पर सिचुएशन ये है कि k एक नंबर है
जबकि ए, बी और सी तीन मैट्रिसेस हैं, उन पे लगा हुआ है ट्रांसपोज। तो सवाल ये है कि अगर के यहाँ पे कोई नॉन जीरो स्केलर नंबर है और ए बी सी मैट्रिसेस हैं, तो ट्रांसपोज अगर इन पे अप्लाई होगा तो कैसे लगेगा, और चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो बेटा इसमें बहुत ईजी है कि एक प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की कि जब भी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हों, प्रोडक्ट निकल रहा हो उनका और उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा हो, तो ट्रांसपोज जब इन पे अलग होगा तो इनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा कि सी पहले आ जाएगा, फिर बी, और आखिर में क्या आ जाएगा ए, और ट्रांसपोज तीनों पर अलग अलग हो जाएंगे। प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। तो यहाँ पर इस सवाल में के क्योंकि जो है मैट्रिक्स नहीं है, ये कोई भी नंबर है, स्केलर है, इसलिए के पे ट्रांसपोज लगेगा ही नहीं, के अपनी जगह पे रहेगा। अगर ट्रांसपोज लग भी जाए तो के अपनी जगह पे रहेगा। वे ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निकलता है, कांस्टेंट स्केलर का नहीं। तो के जगह पे रहेगा, बाकी इन तीनों के ऑर्डर क्या हो जाएंगे, चेंज, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ याद रहे बेटे कि जैसे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, ऐसी इनवर्स का भी एग्जाम में आ सकता है कि इनवर्स भी जब भी लगता है तो ये भी हमेशा अलग होने पर अपने ऑर्डर को रिवर्स कर देता है, चेंज कर देता है। तो आई होप ये एमसीक्यू समझ में आ गया होगा कि सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ के एक स्केलर है और बाकी ये तीन मैट्रिसेस हैं, तो जब ट्रांसपोज पे लगा तो के अपनी जगह पे रहा और इन तीनों का ऑर्डर क्या हो गया है, चेंज। आई होप क्लियर हो गया है। चलते हैं आगे। तो बड़े अगला एमसीक्यू सामने आ गया है, जहां पर आपको दो डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं जिनका मैट्रिक्स, जिनका ऑर्डर जो है 2 by 2 है। डिटर्मिनेंट दो रॉज हैं और दो कॉलम्स हैं, और ये हमें यहाँ पर दिया जा रहा है कि अगर ये सब्ट्रैक्ट हो जाए तो इनका आंसर क्या आएगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे पेपर में याद रहे कि हमें सॉल्व नहीं करना है, खाली हमें रफ में सॉल्व कर कर करेक्ट आंसर ढूंढना होगा, और जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपने पिक करना होगा एग्जाम में। तो आइए अभी यहाँ पर अगर हम डिटर्मिनेंट को देखें तो पहले वाला अगर खोला जाए तो 1 6 6 माइनस फॉर्मूले का 5 0 0 माइनस सवाल में से आ गया। अगला वाला खोलेंगे 1 4 4 और 3 2 6 माइनस फॉर्मूले का आ गया। 6 माइनस 0 6 बचेगा, माइनस 4 माइनस 6 माइनस का 2 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो इसका आंसर आ रहा है प्लस का 8, और ये सेकंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो 8 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। हम चलते हैं आगे। बेटे अगला सवाल आपके सामने आ गया है, नंबर 7 है, और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं तो बताइए कि ए इंटू बी और बी इंटू ए अगर इक्वल हो रहा है तो नीचे से चार ऑप्शन में से कौन सी बात करेक्ट होगी। याद रहे मैट्रिक्स के अलजेब्रा में जनरली तौर पर ए इंटू बी का आंसर बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता, मगर किसी खास केस में ए इंटू बी का जवाब भी वही आता है जो बी इंटू ए का आया है, तो वहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो सकती है। मगर हमारे अलजेब्रा में तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मैट्रिक्स की जगह चेंज करने से आंसर क्या होते हैं, चेंज। मगर ये दो खास किस्म के मैट्रिसेस हैं जिनमें ए इंटू बी और बी इंटू ए के आंसर इक्वल हो रहे हैं, और ये इनका ऑर्डर भी सेम है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से पिक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि अगर ए इंटू बी और बी इंटू ए का आंसर इक्वल आ रहा है। तो बेटे यहाँ पर अगर हम बढ़ते हैं पहले ऑप्शन पर, तो अगर ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे तो उस सूरत में ये रिजल्ट बिल्कुल ट्रू हो सकता है, क्योंकि एज यू नो जब हम दो इनवर्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो अभी यहाँ पर जब हमने ये पढ़ा कि ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, तो इनमें ए इंटू ए इनवर्स करें या ए इनवर्स इंटू ए करें, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, आई के बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। तो इनमें जगह चेंज होने से जवाब आई दोनों सूरतों में आता है, तो पहली कंडीशन तो पॉसिबल है। अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन ये कि या तो कोई एक इनमें से नल मैट्रिक्स हो जाए, नल मतलब से सारे मेंबर क्या हो जाएं, 0। तो उस सूरत में नल मैट्रिक्स पहले आए या नल मैट्रिक्स बाद में आए, दोनों सूरतों में जवाब आपका नल मैट्रिक्स ही आता है। तो ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है कि अगर कोई एक 0 मैट्रिक्स होता है तो भी सूरत में ये ए इंटू बी और बी इंटू के आंसर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और तीसरी बात ये भी है कि क्या ए या बी में से कोई एक हो जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर ए या बी में से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, कि जो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई अगर होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं डालेगा। जैसे देखें आई इंटू ए
जवाब फिर भी ए आएगा, और ए पहले आई बाद में जवाब फिर भी क्या आएगा, ए। तो इसलिए तीसरी बात भी क्या है, करेक्ट है, कि अगर ए या बी में से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तब भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आंसर समझ में आ गया होगा आपके। हम चलते हैं आगे। बेटे अगला एमसीक्यू सामने आपके आ गया है, जो कि देखते हैं नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। एक मैट्रिक्स है, इसका मेंबर एक ही है -7, और बोलने में इसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 4 आंसर आपको दिए हुए हैं। अब तक आपने जब भी डिटरमिनेंट खोला है 9 मैट्रिक की बात करें तो आपको कम से कम 4 मेंबर तो नजर आते थे, तो उनको आप करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में लगाते थे माइनस फॉर्मूले का। लेकिन यहाँ पर इस सवाल में एक ही एलिमेंट दिया हुआ है -7, और पूछ रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा। तो बेटे यहाँ पर रॉज एक ही है और कॉलम भी एक ही है, तो यहाँ इस सूरत में याद रखें, अगर एक ही एलिमेंट दिया होगा मैट्रिक्स का तो उसका डिटरमिनेंट का आंसर भी वही एलिमेंट आएगा, यानी -7 इज द करेक्ट आंसर, जो कि सेकंड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि अगर एक ही एलिमेंट होगा तो उसका डिटरमिनेंट भी वही एलिमेंट आएगा, -7। इस एमसीक्यू को याद रखिए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला सवाल सामने आपके आ गया है, जहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसके बारे में सवाल किया जा रहा है कि बताइए कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू। तो कोफैक्टर कोई मांगा जा रहा है पर्टिकुलर। तो आपको याद होगा हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करा है, और वहाँ पे आपने जब एडजॉइंट निकालने गए थे तो आपने 9 कोफैक्टर निकाले थे, A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, उसको देखते हैं। आ जाएं, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और हमसे कहा जाए भाई बताओ माइनर क्या होता है। तो बेटा याद रखें, माइनर जैसे M12 की बात करें तो यहाँ पर ये पोजीशन है 12, तो इसमें 1 3 और -3 4 का बनेगा डिटरमिनेंट, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 + 9 13। माइनर के अंदर आप याद रखें कि -1 की पावर जो ऐड होके आता था सबस्क्रिप्ट वो पर आता था, वो यहाँ पर नहीं आ रहा। जबकि कोफैक्टर में आपको पता है कि जब हम कोफैक्टर बनाएंगे A12 के नाम से तो -1 का क्या आ जाएगा, क्यूब, दोनों को प्लस करेंगे क्या आता है 3। तो ये जो अंदर आ रहा है आपका डिटरमिनेंट ये कहलाता है माइनर, और जब वो -1 के साथ पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो बन जाता है कोफैक्टर। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी कि कोफैक्टर मांगा जा रहा है तो किसके इक्वल होगा, -1 की पावर i + j, यानी कि यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर देते हैं और फिर आगे माइनर आता है। तो ये करेक्ट आंसर है कि रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर एंड माइनर, इसको याद रखिए। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। अगला एमसीक्यू नंबर 10 आपके सामने आ गया है, और यहाँ पर तस्करा हो रहा है ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स है ए जिसका जो कहला रहा है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और उसके बारे में पूछेंगे उसका डिटरमिनेंट का आंसर किसके इक्वल आएगा। याद रहे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जब नाम सुनते हैं तो खैर ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए वर्कआउट करेंगे हम कि पहला ऑप्शन क्यों करेक्ट हो गया। पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को याद कीजिए कि इसमें 2 नाम सुने हैं आपने, एक सुना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक सुना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उन दोनों पर अप्लाई कर इस बात को हम समझेंगे। पहले बात कर लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल के नीचे क्या आ रहे होंगे, 0 आ रहे होंगे, और ऊपर जो है नॉन जीरो नंबर आ रहे होंगे, तो ये कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट, कि इस मैट्रिक्स से निकालेंगे डिटरमिनेंट। जो इसका आंसर आ रहा है, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया कॉलम 1 से, तो इसका आंसर आ रहा है आप देखिए 90। तो अब ये कह रहा है कि अगर आप इसके डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और 5, 6 और 3 को, इनका आंसर भी क्या आएगा, 90 ही आएगा। चेक कर सकते हैं, 5 से 30, 30 से 90। तो जो आंसर डिटरमिनेंट का आ रहा है वही आंसर प्रोडक्ट आ रहा है किसका, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स का। डायगोनल लीडिंग कौन सा होता है, जो पहले मिलेगा आपको लेफ्ट साइड से। अब यही केस हम लगाते हैं लोअर ट्रायंगुलर पर। तो लोअर पे लगा के चेक करते हैं, तो लोअर में क्या होगा, नीचे वाले मेंबर नॉन जीरो होंगे, ऊपर वाले मेंबर क्या हो जाएंगे, डायगोनल के ऊपर 0। तो इसका भी निकालते हैं डिटरमिनेंट। तो इसका आंसर आ रहा है 18। इसको मैंने रॉ से एक्सपेंड कर दिया, 2 0 रॉ में नजर आ रहे थे। और अब इसके जो डायगोनल के एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 और 3 6 18। तो देखें दोनों सूरतों में, चाहे अपर की बात करें या लोअर की बात करें,
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने पर जो उसका डिटरमिनेंट आ रहा है वो सेम आ रहे हैं। तो आई होप बात समझ आ गई होगी कि जो भी डिटरमिनेंट होता है किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का वो उसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो बेटा अगला एमसीक्यू सामने आपके आ गया है और यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर है और उसमें तमाम जो उसके एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों जब जब रॉ कम हो कॉलम से, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा। और चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तब इसको समझना पड़ेगा कि भाई लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स को हमने पढ़ा था पीछे लास्ट में वहाँ भी कि लोअर ट्रायंगल क्या होता है कि नीचे वाले एलिमेंट्स जो होते हैं डायगोनल के उनमें नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं और ऊपर क्या हो जाते हैं ज़ीरो। तो अब यहाँ ये आप देखें कि अगर हम बात करें कि जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशंस की बात की जाए तो इसको ज़रा समझते हैं। ऐसे कि अगर हम कंपेयर करें तो ये पहले नंबर जो है ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम है, दूसरा नंबर फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, आई रॉ को शो कर रहा है और टू जो है जो जे जो है वो कॉलम को शो कर रहा है। तो अब अगर हम इस बात को समझें कि जब आई लेस देन है जे से, यानी कि इनमें ढूंढें आप आई लेस देन हो जे से, तो वो पोजीशन देखें ये वाली है, आई वन है और जे टू है, आई वन है जे थ्री है, आई टू है जे थ्री है। तो तीन पोजीशन ऐसी हैं जिनमें आई छोटा है और जे बड़ा है। और ये कह रहा है कि जब आई छोटा और जे बड़ा हो तो हर बार वो आंसर ज़ीरो आएगा। तो देखें इन तीनों सूरतों में इन तीनों जगहों पर क्या आ रहा है, जवाब ज़ीरो आ रहा है, यानी A12 A13 या A23 के आंसर्स क्या आ रहे हैं ज़ीरो। तो इसलिए वो मैट्रिक्स कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जहाँ पर आई छोटा हो और जे बड़ा हो उन पोजीशन पे अगर ज़ीरो आ रहा हो और वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो तो इस सूरत में बन जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप ये सेकंड ऑप्शन में आ गया होगा आपके। हम चलते हैं आगे। नंबर 12 इसके सामने आ गया है कि अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अब ट्रायंगुलर दो होते हैं, लोअर भी होता है और अपर भी होता है ट्रायंगुलर। तो अभी क्या कहना चाह रहा है आपसे कि भाई चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आइए इसको समझ लेते हैं कि भाई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसमें आप देखेंगे तीन रॉज हैं तीन कॉलम, अपर होगा तो इसमें भी क्या देखें तीन रॉज हैं तीन कॉलम। तो लोअर ट्रायंगुलर हो या अपर ट्रायंगुलर हो उसके अंदर उसमें रॉज और कॉलम की तादाद लाजमी क्या होंगी, इक्वल। कि रॉज और कॉलम की तादाद इक्वल होने की वजह से वो कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहे वो लोअर हो या अपर हो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स लाजमी होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। फिर अगला आपका एमसीक्यू सामने आ गया नंबर 13 के एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो मेरे बेटे यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है शुरू में कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसका ट्रांसपोज लेने पर वो मैट्रिक्स वापस आए मगर माइनस साइन के साथ, यानी कि ट्रांसपोज लेने पर उस मैट्रिक्स की साइन चेंज जाए और वो मैट्रिक्स वापस आ जाए, वो मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, ये मेंबर है 0 -4 1 0 4 0 -3 -1 3 0 और हम कह रहे हैं भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो वजह उसकी क्या होगी कि जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने पर रॉ को क्या बना दिया, कॉलम। 0 -4 1 कॉलम में आ गया, 4 -3 कॉलम में आ गया, -1 3 कॉलम में आ गया 0। और अब अगर हम इसको ये जो मैट्रिक्स तैयार हो गया इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दें और यानी ये माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लें, कुछ भी समझ लें आपके। जैसे हमने इसमें से अंदर से एक माइनस साइन कॉमन ली तो उससे ही क्या हुआ कि अंदर की सबकी साइन क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी कि इस मैट्रिक्स का नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं। तो -1 जैसे ही हमने अंदर से कॉमन लिया तो अंदर के सबके साइन वही बन गई जो मैट्रिक्स की ओरिजिनल थी, यानी कि आपने सबको जो है एक -1 आपने क्या ले लिया, सब में से कॉमन ले लिया तो वो बाहर आ जाएगा और अब पूरा मैट्रिक्स आपका वही बन गया जो आपको शुरू में दिया हुआ था, यानी कि माइनस और ए। यानी कि आसान जबान में अगर मैट्रिक्स ए को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो ट्रांसपोज बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ए को -1 से कर दे मल्टीप्लाई तो ट्रांसपोज का आंसर आ रहा है। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
तो आई बेटा अगला सवाल सामने आ गया है, आपका नंबर है इसका 14 कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स कब बनेगा। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसा कि आपको याद होगा हर्मिशियन का ताल्लुक कॉम्प्लेक्स नंबर से होता है। तो अब ये थर्ड ऑप्शन क्यों करेक्ट है कि यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स लिया जिसके मेंबर है 1 4 + 3 आयोटा 4 - 3 आयोटा 5, और अगर ये हर्मिशियन है तो इस सूरत में हम पहले इसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि आयोटा वाले नंबर की साइन चेंज जाती है। तो ये प्लस का हो गया, यानी रियल पार्ट को कुछ भी नहीं होगा, जिसका आयोटा लगा उसकी साइन की वजह से चेंज जाती है। तो ये प्लस का था, माइनस का हो गया 5। और अब हम इसका लेंगे ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज ले रहे हैं इसका तो रॉ क्या बन गई, कॉलम। तो अब देखिए दोबारा से वही मैट्रिक्स वापस आ गया है। जैसे रॉ क्या बनी, कॉलम, रॉ क्या बनी, कॉलम। तो ये मैट्रिक्स ए ही वापस आ गया। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कॉन्जुगेट लेने और फिर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेने पर वो मैट्रिक्स दोबारा वापस आ जाए, वो कहलाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसको याद रखिए। चलते हैं आगे। तो बड़ा अगला एमसीक्यू सामने आ गया है और यहाँ पर तस्करा हो रहा है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का कि उसके जो डायगोनल में एलिमेंट्स आते हैं मेन डायगोनल में वो कैसे होंगे, उसके बारे में चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बेटे आपको पता होना चाहिए कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है। तो जरा इसके बारे में सुनिए भाई। हमने लास्ट एमसीक्यू किया था जो हर्मिशियन मैट्रिक्स का था कि उस मैट्रिक्स का पहले हम लेते थे कॉन्जुगेट, फिर लेते थे ट्रांसपोज, तो वहाँ सिर्फ ए के बराबर आ रहा था, तो वो था हर्मिशियन। लेकिन स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है कि आपने कॉन्जुगेट लिया फिर ट्रांसपोज लिया तो जवाब -a के बराबर आएगा। ये कहलाता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो अब ये मैट्रिक्स कैसा होगा, ये आपके सामने है कि इस पर अगर आप अप्लाई करें ये चीज़ तो ये बन जाएगा स्क्यू हर्मिशियन। कि इसमें आप पहले कॉन्जुगेट लें और फिर ट्रांसपोज लें तो जवाब इसके बराबर नहीं आएगा बल्कि इसके नेगेटिव के बराबर आएगा। तो स्क्यू हर्मिशियन यही है। तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको। इनमें आप देखें डायगोनल, ये बात कर रहा है लीडिंग डायगोनल की, तो इसमें एलिमेंट दोनों 5 आयोटा आ रहा है तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया, इन कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 आयोटा है 0 और माइनस आयोटा, तो ये कह रहा है कि 0 भी आ सकता है। तो लीडिंग डायगोनल के अंदर जो मेन डायगोनल होगा उसमें एलिमेंट या तो जो है इमेजिनरी इन कॉम्प्लेक्स होगा या 0 होगा। तो इसलिए 0 और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज द करेक्ट आंसर। स्क्यू हर्मिशियन के जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं तो 0 होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे। आराम से इसको देखिए, हम चलते हैं आगे। बेटे अगला सवाल सामने आपके आ गया और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि आपको दिए हुए हैं दो डिटर्मिनेंट जो आपस में इक्वल हैं और आपसे यहाँ पर इनके बारे में चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखिए, हम जब लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो 7 × a 7a माइनस b × 0 0 हो जाएगा। राइट साइड खोलेंगे 2 9 18 माइनस का और 3 1 3, 7a = -21, 7 का डिवाइड हो जाएगा तो -3, a = -3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये पहला ऑप्शन अब करेक्ट है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। जी नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने आ गया है और यहाँ पर तस्करा हो रहा है एक्रेन फॉर्म का कि एक्रेन फॉर्म जब हम किसी मैट्रिक्स की बना लेते हैं तो जब रिजल्ट आ जाता है एक्रेन फॉर्म का तो जितनी नॉन जीरो रॉज उसमें आती हैं वो उस मैट्रिक्स का क्या कहलाती हैं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये हमने किया हुआ भी था, क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर भी आया था कि जैसे मैट्रिक्स अपनी एक्रेन फॉर्म में आ गया तो इसमें एक दो रॉज ऐसी हैं जो नॉन जीरो हैं और एक रॉ क्या है, जीरो रॉ है। तो इसलिए इसकी जो नॉन जीरो रॉज हैं वो इसका रैंक कहलाती हैं। इसका रैंक क्या होगा, 2। तो आई होप बात क्लियर हो गई कि जो नॉन जीरो रॉज की तादाद है एक्रेन फॉर्म में वो कहलाती है उस मैट्रिक्स का रैंक। तो इसमें आएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द करेक्ट आंसर। तो बड़े अगला एमसीक्यू आ गया है और दोबारा रिलेटेड है जो स्क्यू सिमेट्रिक वाली बात हमने पढ़ी थी पीछे एमसीक्यू में। स्क्यू सिमेट्रिक के हवाले से आपको याद होगा कि हमने वहाँ देखा था कि एक मैट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है जब उसका ट्रांसपोज लें और वो जवाब उसके बराबर ना आए बल्कि उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए। तो माइनस साइन जो वहाँ लगी हुई थी वो माइनस यहाँ लग गई है। तो खैर इसमें मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक ही कहलाएगा। इसकी मिसाल कुछ ऐसे थी कि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक का होता है उसका ट्रांसपोज -a के बराबर हो, तो माइनस साइन यहाँ लगाएं या लेफ्ट पे लगाएं
एक ही बात है। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है और ये उसकी एग्जाम्पल है कि ये एक मैट्रिक्स था और इसको सिमेट्रिक इसलिए कि इसका ट्रांसपोज लिया और फिर माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाद में ये दोबारा से आपके पास ए के ही बराबर बन जाएगा। तो इसलिए मैट्रिक्स कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप बात क्लियर हो गई है। इसमें आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगला एमसीक्यू सामने आ गया, इसका नंबर है 19 और बहुत इजी सा है कि ए मैट्रिक्स आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कब बनता है। तो डेफिनेशन है बेटे उसकी कि अगर किसी मैट्रिक्स को उससे ही मल्टीप्लाई कराया जाए और जवाब में वही मैट्रिक्स वापस आ जाए, यानी कि उसका स्क्वायर लेने पर एक्चुअल मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो मैट्रिक्स कहलाएगा आइडम पोटेंट। एग्जाम्पल के तौर पर यह है कि अगर ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, हमने इसको इससे ही मल्टीप्लाई कराया, यानी इससे स्क्वायर लिया, जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो रिटर्न में आंसर देखें दोबारा से यही मैट्रिक्स वापस आ गया, कि इसलिए ए स्क्वायर ए के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए मैट्रिक्स ये कहलाएगा आइडम पोटेंट। आई होप बात क्लियर हो गई कि इसको याद रखिए। चलते हैं आगे। तो लास्ट एमसीक्यू चैप्टर 2 का सामने आ गया है। एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और उसमें A22 वाला कोफैक्टर का आंसर आपसे मांगा जा रहा है। तो बेटा बहुत इजी सा है, आपने सवाल किया है एडजॉइंट निकालते वक्त आपने A22 निकालना सीखा था। A22 कैसे निकलेगा, ये पोजीशन है, इसकी रॉ और इसका कॉलम छोड़ देंगे और बाहर -1 पे सब स्क्रिप्ट जब ऐड होगा तो 4 आ जाएगा पावर और 1 4 0 -1। तो ये अब आपने क्रॉस करना है, तो -1 -0, तो -1 की पावर 4 तो +1 हो जाएगी, लेकिन अंदर -1 बचेगा। जिसे करेक्ट आंसर क्या है इसका -1। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको आसान लगा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने आज आपकी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के तमाम एमसीक्यूज़ को समझाया है, उनका सोल्यूशन दिया है। मेरे बेटे याद रखिएगा कि पेपर में आपको सोल्यूशन नहीं लिखना, वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो पिक करना है, वो करेक्ट करना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक करेक्ट ऑप्शन आपने उठाना होगा। सिर्फ जो यहाँ समझाया गया उसकी वजह यह है कि मैं नहीं चाहता कि आप इसका रट्टा लगाएं, आप इसकी लॉजिक को समझें, इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि 4 में से एक आंसर क्यों करेक्ट है, बाकी 3 क्यों गलत है। तो इंशाल्लाह अगर इस अप्रोच से आप चलेंगे तो ये सेक्शन ए जो आपके एग्ज़ाम का होगा आपका बहुत शानदार होने वाला है। इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन। रिफ्रेश करते जाइए और इनको तैयार करते जाइए, तो इंशाल्लाह आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत शानदार हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि पैकेज आपके लिए बहुत कारामद साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।